हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है सो दैट द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हैज ए डिसकंटिन्यूटी फ्रॉम वन साइड ऑफ ए चार्ज सरफेस टू अनदर गिवन बाय E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1 n cap equal to sigma upon epsilon naught, where n cap is a unit vector normal to the surface at a point from one side to side 2, hence so that the just outside the conductor the electric field is sigma n cap upon epsilon naught। देखो तुमसे कह रहे हैं कि मेरे पास कोई सरफेस है, इस तरीके का सरफेस है कोई, इसमें बोला गया है सो दैट द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हैज a discontinuity from one side of a charged surface to another given by। मेरे पास एक LM एक सरफेस है, ये चार्ज सरफेस होगा। कह रहे हैं कि इस चार्ज सरफेस से बाहर नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में ये शो करो कि डिसकंटिन्यूटी होती है, और डिसकंटिन्यूटी होने के बाद ये शो करो कि इसके आगे जाकर कहीं पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंस होगा E1 माइनस E2 वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। फिर बोल रहा हूँ, कह रहे हैं कि एक सरफेस है, मान लो ये सरफेस है, इस सरफेस ये चार्ज सरफेस है, तो कहते हैं कि इस चार्ज सरफेस की वजह से ये शो करो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल कंपोनेंट पे चेक कर रहे हो इधर और इधर तो ये डिसकंटिन्यूअस है। क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। और ये भी चेक करो कि इस सरफेस से दूरी पर कुछ दूर आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंस होगा E1 माइनस E2 वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। तो देखो बेटा, कुछ भी करने से पहले हम लोग इस तरीके की चीज़ों के लिए क्या करते थे, गॉसियन सरफेस बनाते थे, फिर गॉस थ्योरम लगाते थे, गॉस थ्योरम लगा के हम चेक करते थे, अगर सारी चीज़ें आ जाती थी हम कहते थे वो प्रूफ हो गया। मतलब उसी चीज़ से हम प्रूफ कर सकते हैं, एक हेल्प लेते हैं गॉस थ्योरम की। मान लो LM एक सरफेस है मेरे पास, क्या सरफेस है? LM। तो देखो LM मेरे पास एक सरफेस होगा, इसके इधर मैंने एक सरफेस लिया, इधर भी एक सरफेस लिया, जो एक कंपोनेंट लिया मैंने परपेंडिकुलर वेक्टर, इसका कंपोनेंट लिया मैंने N1 कैप, इधर की तरफ मैंने कंपोनेंट लिया N2 कैप। इससे इधर की साइड 1 है, इससे इधर की साइड 2 है, इधर की सारी साइड 2 है, इधर की सारी साइड 1 है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ से निकल सकती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से चलेगी, इस सरफेस से चलेगी तो इधर जाएगी, तो यहाँ से निकलेगी, इस सरफेस से चलेगी तो इधर जाएगी और यहाँ से निकलेगी। लेकिन कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले सरफेस से ऊपर की तरफ नीचे की तरफ नहीं निकलेगी। तो मैंने इस पूरे डिजाइन को, पूरे सरफेस को, पूरे सिलेंडर को 3 हिस्सों में बांट दिया। पहला हिस्सा कर्व वाला, पहला हिस्सा ये कर्व, दूसरा हिस्सा इधर वाला सरफेस, तीसरा हिस्सा ये वाला सरफेस। मैं 3 जगह गॉस थ्योरम लगा दूंगा, मतलब यहाँ पर गॉस थ्योरम, यहाँ पर और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कंडीशन लगाऊंगा। इन तीनों का इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैंने वही किया अप्लाइंग गॉस थ्योरम। तो देखो लगाया क्या मैंने, इंटीग्रेशन 1 का मतलब फर्स्ट सरफेस के लिए E डॉट ds, इंटीग्रेशन 2 मतलब इस सरफेस के लिए, इसको मैंने यहाँ से निकलने वाली को E1 मान लिया और यहाँ से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने E2 मान लिया। तो E1 डॉट ds प्लस इंटीग्रेशन 3 E2 डॉट ds इक्वल टू क्या होता था फॉर्मूला, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना लगा दिया मैंने, डेल्टा एस। ये गॉस थ्योरम के बराबर चीज आ गई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो कॉस लगाते हैं, तो E डॉट ds cos 90। क्योंकि सोच के देखो कि यहाँ का कंपोनेंट तो ऐसा होगा n कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही होगी इधर या इधर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चले इधर या इलेक्ट्रिक फील्ड चले इधर तो एंगल हमेशा कितना बनेगा, 90। क्योंकि एरिया वेक्टर कैसा होता है, परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही है इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एरिया वेक्टर ऊपर, तो एंगल कितना, 90। तो cos 90 कितना, 0। इसको उठा लाया, E1 डॉट ds प्लस थर्ड वाला E2 डॉट ds इक्वल टू सिग्मा डेल्टा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, तो पार्ट 0 हो गया प्लस E1 डेल्टा s, E1 ds। इसके लिए मैंने कंपोनेंट क्या लिया, N1 कैप, तो मैंने cos कंपोनेंट क्या ले लिया, N1 कैप। इसके लिए क्या लिया, N2 कैप, तो यहाँ कंपोनेंट क्या ले लिया, E2 ds N2 कैप इक्वल टू सिग्मा डेल्टा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तुम एक बात देख रहे हो, N1 कैप राइट में है और N2 कैप लेफ्ट में है। N1 कैप राइट में है और N2 कैप लेफ्ट में है, एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं, तो N1 कैप इक्वल टू माइनस N2 कैप। सही है, N1 कैप इक्वल टू माइनस N2 कैप, क्योंकि एक दूसरे के उल्टा है, एक इधर एक उधर। तो इसकी वैल्यू देखो, N1 कैप तो ऐसी रहने दिया, जहाँ N2 कैप था वहाँ पे मैंने N1 कैप लिख दिया।
जहाँ n2 गैप था वहाँ मैंने n1 गैप लिख दिया, तो ds कैंसिल, E1 माइनस E2 आ गया, n1 गैप इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमको यही शो करना था, डिस्कंटिन्यूटी भी शो करनी थी, साथ में ये चेक करना था कि डिफरेंस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। क्लियर होगी बात। अब तुमसे कह रहे हैं कि इसके अंदर अगर कोई चार्ज रखा हो तो उसको चलाने में कितना वर्क होगा। आंसर है 0, क्योंकि अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो अंदर पोटेंशियल भी इक्वल होगा हर जगह। अगर हर जगह पोटेंशियल इक्वल होगा तो हम उसी फैक्ट का यूज करते हुए कह सकते हैं कि इस सरफेस के अंदर जो वर्क होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वजह से जो वर्क होगा वो 0 होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक अंदर जितना भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वजह से वर्क होगा वो सब 0 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट कह रहे हैं हम अंदर तो पोटेंशियल भी हम अंदर कांस्टेंट मान ले रहे हैं। इसी फैक्ट की वजह से अंदर जो वर्क होगा वो हम 0 कह देते हैं। तो यूज द फैक्ट दैट वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑन ए क्लोज्ड लूप इज 0। तो किसी भी क्लोज्ड लूप के अंदर जो होता है वर्क कितना होता है, 0 होता है। उसी फैक्ट का यूज करके हम कहते हैं जहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहाँ पे वर्क भी हम कह सकते हैं 0 होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 था। आप इसको देखें, सीखें और इसको कोशिश करें कि समझ में आ जाए और अच्छी अच्छी बातें याद करके इसको नोट कर लेना अपनी तरफ से। बस ये 3 बातें याद रखनी थी कि पहला सरफेस, दूसरा सरफेस, तीसरा सरफेस। टोटल फ्लक्स 3 जगह से निकल सकता था। पहले सरफेस से तो 0 हो गया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही है ऐसे, परपेंडिकुलर है ऐसे, एंगल 90, या तो यहाँ से निकलेगा या तो यहाँ से निकलेगा। ये दोनों डिसकंटिन्यूअस भी हैं क्योंकि एक जा रहा है राइट में, एक जा रहा है लेफ्ट में, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। एक आ रहा है राइट में, एक आ रहा है लेफ्ट में, इसलिए दोनों में से डिफरेंस के बराबर कितना, टोटल चार्ज इंक्लोज। सही है। अब यहाँ पे मैंने इस चीज को बराबर रख दिया, E1 के साथ मैंने N1 कैप ले लिया, E2 के साथ मैंने N2 कैप ले लिया, ये और बाकी तुमने सॉल्व कर दिया। इस बात को याद रखना था कि जहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहाँ पे हम फैक्ट ये लगाते हैं कि टोटल वर्क नहीं होता इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वजह से, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी की वजह से क्या होता है, वर्क डन का डिफरेंस 0 हो जाता है। कहीं से कहीं तक जाने में तुम वर्क करोगे ही नहीं, इसलिए वर्क कैसा होगा, 0 होगा। क्लियर। आप इसको नोट करें, स्क्रीनशॉट में, कॉपी में पेन, कॉपी पेन से नोट करें इसको, और हम आगे की तरफ बढ़ेंगे फॉर द नेक्स्ट।